मैं रोजगार के लिए मारा मारा फिर रहा था जब उस गांव में चला आया जिसमें खाला रहती थी। खाला जानती थी कि मैं बेरोजगार हूँ। वह कहने लगी, पुरानी हवेली पर एक चौकीदार की जरूरत है। बेटा, जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता यही कर लो। मैं कहने लगा, खाला क्यों नहीं? मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह मुझे एक आदमी के पास ले आई थी जो कि बहुत बड़ा वडेरा लग रहा था। मूंछों को ताव देते हुए उसने मुझे सर से पांव तक देखा। फिर कहने लगा, हमारी हवेली कई सालों से खाली पड़ी है, लेकिन यह किसी की अमानत है। इस हवेली में रहने वाला इंसान अपने खानदान समेत दूसरे मुल्क चला गया है, लेकिन इसकी कई कीमती चीज़ें अभी भी इस हवेली में मौजूद हैं। इसलिए तुम्हें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। काम ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन तनख्वाह मुनासिब मिलेगी। देखो, हवेली की चीज़ें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। वह मुझे सारी हिदायत दे रहा था। मैं खुश हो गया कि चलो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। फिर दूसरे दिन ही नाश्ता करके उस हवेली में चला आया। 24 घंटे की मेरी ड्यूटी थी, जिसमें सोना चाहता तो सो भी सकता था। इस पुरसरार और खूबसूरत हवेली को देखकर मैं हैरान रह गया। यकीनन इसके मालिकों ने इसे बड़ी चाहत से बनवाया होगा, क्योंकि इसकी हर चीज़ बहुत निफास और आला शौक की झलक दिखा रही थी। अब मैं हवेली के गेट पर ही बैठ गया। वह मेरी पहली रात थी। जैसे ही आधी रात गुजरी तो अचानक मुझे हवेली के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं हैरान था कि हवेली तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। यह बात महसूस करके कि अंदर कोई मौजूद है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेइख्तियार मुझे ख्याल आया कि कहीं कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का वृत्त करना शुरू कर दिया। वह पूरी रात मुझे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती रहीं। कभी दिलकश हंसी की आवाज़ आती, तो कभी सिसकने की आवाज़ें, तो कभी रोने कुलाने की आवाज़। वह रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। सुबह खाला नाश्ता लेकर आई तो वह मुझसे पूछने लगी, बेटा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं सोच में पड़ गया कि उन्हें रात वाली बात बताऊं या नहीं, क्योंकि अगर उन्हें बताता तो वो यही समझती कि शायद मैं काम न करने का बहाना कर रहा हूँ। इसलिए यह बात मैंने अपने दिल में ही दबा ली थी। चुपचाप नाश्ता करने लगा और खाला की मेहरबानी का शुक्रिया भी अदा किया। फिर खाला कहने लगी, बेटा, शाम को घर चले जाना और कपड़े बदल लेना। मेहर ने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं। मेहर उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने उनकी बात सुनकर असबाद में सर हिला दिया और फिर हवेली के अंदर बने हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला आया। गो के मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं इस डर को दिल से निकालने की कोशिश कर रहा था। अभी कपड़े बदलकर लेटा ही था कि अचानक मेरा दिल दहल कर रह गया जब मैंने हवेली के एक कमरे से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी थी। मेरे हवास ने काम करना छोड़ दिया था। मेरा नाम आबिद है। मेरा ताल्लुक एक इंतहा करीब घराने से था। मैं एक छोटे से गांव में अपने खानदान के साथ रहता था। मेरे अब्बा बीमार रहते थे। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। पहले मैं डेरे के खेतों पर काम करता था, लेकिन वहाँ मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता कि मेरा दिल बुरी तरह खराब हो गया था। इसलिए एक बार डेरे से मुआवजा बढ़ाने को कहा तो उसने बदतमीजी शुरू कर दी। उस दिन के बाद से मैं उसके खेतों में काम करने गया ही नहीं। मैंने जिद लगा ली थी कि या तो मैं शहर कमाने जाऊंगा या फिर कहीं और, लेकिन अब इस डेरे की ज़मीनों पर काम नहीं करूंगा। अम्मा मेरी जिद देखकर परेशान हो गई। कहने लगी कि तेरा बाप बीमार पड़ा है और तुझे इस बात का एहसास नहीं। मुझे तो अपने पूरे खानदान का बहुत एहसास था। तभी तो सिर्फ 16 साल की उम्र से ही मैं कमाने लग गया था। 3 छोटे बहन भाई और भी थे। मैं जानता था कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यही सोचकर मैं दूसरे गांव चला आया, जो हमारे गांव से बहुत बड़ा था। जब उस गांव में 2 दिन बाद ही मुझे चौकीदार की नौकरी मिल गई तो मैं बहुत खुश हुआ था। तनख्वाह भी मुनासिब थी और काम भी इतना मुश्किल नहीं था। मैं चाह रहा था कि जब तक मेरा रोजगार का कहीं और बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं यहीं चौकीदारी का काम करता रहूं। यही वजह थी कि इस खाली हवेली में पहली रात बड़ी मुश्किल से मेरी गुजरी थी, लेकिन फिर भी मैंने इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। दूसरे दिन मगरिब का वक्त हो रहा था और मैं उसके दरवाजे पर बैठा था।
कभी पास से गुजरते एक आदमी से कहने लगा, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। उसने चारों तरफ देखा, फिर पूरी सरार लहजे में कहने लगा, पागल हो गई हो क्या भाई, कोई इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरता और आप मुझे यहाँ बैठने का कह रहे हो। वह आदमी बहुत डरपोक लग रहा था। जब मैंने उससे इस बात की वजह पूछी तो सरगोशी में कहने लगा, यह हवेली अब सदा है। अक्सर लोगों ने एक लड़की को इस हवेली के अंदर घूमते फिरते देखा है, और यह बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह बिल्कुल खाली है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बेइख्तियार मुझे रात वाली बात याद आई कि मुझे भी रात को इस हवेली के अंदर से सिसकियों की आवाज़ें आई थीं, जैसे अंदर कोई लड़की रो रही हो। अब उसकी बात का मैं क्या जवाब देता? वह सच ही तो कह रहा था। आदमी ने मुझे खामोश देखा तो कहने लगा, तुम मुझे एक मजबूर नौजवान लगते हो, तभी तो इस हवेली के चौकीदार बन गए, वरना हमारे गांव का कोई गरीब से गरीब आदमी भी होता तो वह कभी भी यह काम नहीं करता। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा था। फिर डरे डरे से लहजे में कहने लगा, क्यों, आखिर ऐसा क्या है? इस हवेली में, वो कहने लगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन मेरा नाम किसी के सामने नहीं आना चाहिए। दरअसल जो इस हवेली का मालिक था, उसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। ना जाने वह रात भर बैठकर क्या क्या करता रहता था। कोई कहता है कि वह वजीफे पढ़ता था, तो कोई कहता है कि वह खतरनाक चिल्ले करता था, जिसके नतीजे में अक्सर इस हवेली में जिन्नात हाजिरी देते थे। शुरू से ही उसका यही काम था। यही वजह थी कि उसके घर वालों ने आहिस्ता आहिस्ता उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची, वह इन जिन्नात का इस कदर आदी हो गया कि इस हवेली में काम करने वाले मुलाजिम भी यहाँ से काम छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालिक के कमरे से कई खतरनाक और पुरसरार वजूद को निकलते हुए देखा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे मुलाजिम काम छोड़कर चले गए, सिर्फ उस मालिक की वजह से, क्योंकि उसे जिन्नात को रोज़ाना अपने सामने हाजिर करने का शौक़ था और वह उसके लिए ख़तरनाक वजीफ़े किया करता था। फिर उसकी जहनी हालत इस कदर ख़राब हुई कि वह अपनी सारी माल दौलत, जायदाद वगैरह इस हवेली के किसी तय खाने में रखकर भूल गया। लेकिन कहते हैं कि जो कोई भी इस दौलत या फिर जायदाद के कागजात को उठाने जाता है तो वापस नहीं आता। इसीलिए लोगों के ऊपर इस हवेली का बहुत खौफ है। बहुत से वरात और कागजात आज तक इस हवेली के असल मालिकों को भी नहीं मिल सके। फिर एक दिन वह मालिक इस हवेली से न जाने कहाँ गायब हो गया। कोई कहता है कि उसे अपने साथ जिन्नात उठाकर ले गई थी, तो कोई कहता है कि वह खुद ही यह हवेली छोड़कर चला गया था। लेकिन उसके खानदान वाले अब वापस यहाँ नहीं आना चाहते, इसीलिए उन्होंने यही सोचा कि यहाँ किसी चौकीदार वगैरह को रखवा देती है, ताकि हवेली के कागजात और जेवरात इधर उधर ना हो। पहले तो गांव के ही किसी आदमी को तलाश करते रही थी कि वह यहाँ पर केदार बनकर ड्यूटी दे, लेकिन कोई भी आदमी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। तब ना जाने तुम कैसे उन्हें नजर आ गए, जो इन सारी बातों से अनजान थे। लेकिन तुम भी इस जगह पर काम करने से एहतियात करना, कुछ भी ऐसा वैसा महसूस हो तो भले ही यह काम छोड़ देना। वह आदमी तो मुझे समझाकर चला गया था, लेकिन अब मैं सोच में पड़ गया। पहले ही बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली थी, ऐसे में अगर यह नौकरी छोड़ देता तो दूसरा काम मिलना मुश्किल होता। फिर मुझे खाला के ऊपर फिर से गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझे यह बात नहीं बताई। हालांकि उस आदमी ने कहा था कि यह बात तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि यह हवेली आसेब ज़दा है, लेकिन फिर भी मैंने खाला के ऊपर अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। तीनों वक्त का खाना भी लेकर आती और फिर मेरे कपड़े धोकर देती। मुझे कपड़े भी इस्त्री किए हुए मिलते थे। वह एक मेहरबान औरत थी। अगर उन्होंने मुझसे यह बात छुपाई तो उनका इसके पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं होगा। यही बात सोचकर मैं अपने आप को मुतमिन कर चुका था। जब से मुझे यह बात पता चली थी कि हवेली में जेवरात और कागजात मौजूद हैं, तब से मैं अपनी ड्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़रा सी लापरवाही से इस हवेली में कोई नुकसान हो जाए।
मुझे जिस काम के लिए रखा गया था, मैं अपना वह काम ईमानदारी से करूँगा। यही सोचकर मैं अपना दिल मजबूत करके आज रात इस हवेली के गेट के बाहर बैठ गया था। तभी अंदर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मरकज़ दरवाज़ा खोलकर हवेली के अंदर आया तो इतनी ज़्यादा तादाद में कमरे देखकर हैरत से दो चार हो गया। 10-12 कमरे नीचे थे तो उतनी ही तादाद में ऊपरी मंजिल पर भी कमरे बने हुए थे। हवेली का अंदरूनी मंजर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। यकीनन इस हवेली को बहुत ज़्यादा दिलकशी से तैयार किया गया था। अब यह चीज़ें गिरने की आवाज़ किस कमरे से आई थी, मैं इस बात से अनजान था क्योंकि सारे कमरों के दरवाजे पर ही ताला लगा हुआ था। लेकिन अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक कमरे का दरवाज़ा किसी ने अंदर से खोलने की कोशिश की हो। हालांकि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उस कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। दिल में ख्याल आया कि मैं एक लंबा चौड़ा मर्द हूँ, कैसे बच्चों की तरह घबरा रहा हूँ। जाकर देखूं तो सही कि वहाँ क्या है। यही सोचकर मैं उस कमरे के सामने आ गया जिसमें से अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा तो वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। जाहिर है एक दो बल्ब भी उस हवेली के रोशन थे जो सिर्फ मेरी वजह से रोशन किए गए थे क्योंकि यहाँ पर मैं चौकीदार था। फिर मैं पलटने ही वाला था कि अचानक फिर से वही रोने की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं अपनी जगह पर खड़ा हिल भी ना सका था। अब तो मैं समझ गया कि कोई ऐसी वैसी बात ज़रूर है। इस कमरे से आने वाली यह आवाज़ें जो मेरे आसा पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। तभी मैंने जी खड़ा कर एकदम से आवाज़ लगाई और कहने लगा, कौन है अंदर, कौन रो रहा है, बाहर आओ मेरे सामने। मेरे जवाब में मुकम्मल तौर पर खामोशी जा गई थी। अब तो मैं समझ गया था कि कोई ऐसी वैसी बात ज़रूर है। इस कमरे से आने वाली यह आवाज़ें जो मेरे आसा पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। तभी मैंने जी खड़ा के एकदम से आवाज़ लगाई और कहने लगा, कौन है अंदर, कौन रो रहा है, बाहर आओ मेरे सामने। मेरे जवाब में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई थी। ना जाने उन कमरों की चाबियां कहाँ रखी होंगी, किसे इस कमरे में कैद किया गया है। लेकिन यह आने वाली आवाज़ें तो किसी लड़की की थीं और वह लड़की जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी। तो थोड़ी देर बाद ही सिसकियां आना बंद हो गई थीं। कोई था जो मुझे पूरी शिद्दत से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था और मैं इस एहसास से बखूबी वाकिफ भी था। फिर मैं जल्दी से बाहर गेट के पास आकर बैठ गया। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्ते और दूसरे जानवरों के बोलने की आवाज़ें मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थीं। और दूसरी बात तो यह थी कि इस हवेली के आसपास कोई घर भी नहीं था क्योंकि यह गांव की निस्बत एक बिल्कुल खाली जगह पर वाक़ई थी जहां पर कोई गली वगैरह भी नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी दूर गांव शुरू हो जाता था जहां पर गरीब गुरबा बसेरा किए हुए थे। बार बार मुझे उस आदमी की बातें याद आ रही थीं जो कह रहा था कि यह हवेली अब ज़्यादा है। इस हवेली के मालिक को जिन्नात से मिलने का बहुत शौक था और अक्सर वह इस हवेली में उन्हें हाजिर भी करता था। यह आने वाली आवाज़ें भी इसी बात का पेश कैमा साबित हो सकती थीं क्योंकि कोई तो राज था जो मुझसे छुपा हुआ था। दूसरे दिन खाला नाश्ता लेकर आई तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थीं। कहने लगी, बेटा ऐसा करो, थोड़ी देर घर चलकर आराम कर लो, ऐसे लगता है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। खाला की बात मानकर मैं उनके घर आ गया था। मेहर तो जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। न जाने क्यों ऐसा लगता जैसे मुझे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हों। हालांकि मैं तो इस काबिल भी नहीं था। वह एक खूबसूरत लड़की थी और मैं ठहरा एक गरीब नौजवान। भला मैं उससे एक ऐसी अच्छी ज़िंदगी कैसे दे सकता था। फिर मैं थोड़ी देर तक सोता रहा। दोपहर में उसने ही मुझे उठाया था। वह मुझे खाने के लिए जगा रही थी। खाना खाकर मैं उससे बातें करने लगा। अचानक ही मेरे जहन में उसी हवेली में होने वाला वाकया घूमने लगा तो मैं मेहर से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस हवेली में ऐसा क्या राज है? क्योंकि रात भर मुझे अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सुनकर वह गई थी। फिर अनजान बनकर कहने लगी, कैसी आवाज़ें? मैंने उसे घूर कर देखा और कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है मेहर, मुझे सच सच बताओ, क्या हवेली में कोई ऐसी वैसी बात है क्या? वह हवेली आसेब सदा है? उसने नज़रें झुका ली। फिर कहने लगी, हाँ, यह बात मुझे और अम्मा को मालूम थी।
लेकिन खाला ने मुझे कहा था कि तुम्हें लाजमी किसी काम पर लगवा दिया जाए, क्योंकि घर के हालात बहुत खराब हैं। इसलिए अम्मा को जब यह चौकीदार का काम नजर आया तो उन्होंने मुझसे यह बात छुपाने को कहा कि इस हवेली का क्या राज्य है। अगर तुम्हें यह बात पता चल जाती तो शायद तुम यह काम कभी नहीं करते। मेहर की बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं उससे कहने लगा कि मैं एक मर्द हूँ और मर्द इन छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मुझे सच सच बताओ कि हवेली में ऐसा क्या राज छुपा है, क्योंकि मुझे रात भर किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती हैं। यह सुनकर तो उसकी आंखें भट्टी की पट्टी रह गई। वो दहशत ज़दा लहजे में कहने लगी, तो इसका मतलब है कि सच में ही वहाँ पर ऐसी कोई बात है? कैसी बात उसकी बात पर? मैं हैरान रह गया था। तो वो पुरसरार लहजे में कहने लगी, दरअसल यह बात पूरे गांव में मशहूर है कि हवेली में एक लड़की रहती है जो अक्सर लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उस लड़की का वजूद हवेली से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए वह रात भर रोती रहती है और उसके रोने की आवाज़ें इस गांव में मौजूद अक्सर लोगों ने अपने कानों से सुनी है। मुझे तो यह बात मन घड़ लगती थी, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान हूँ। इसका मतलब है कि यह बात सच थी। वह बड़ी हैरत ज़दा लग रही थी। मैं जो इससे यह बात पूछना चाहता था, उल्टा उसके हैरान होने पर मुझे गुस्सा आने लगा। इसका मतलब था कि उसे भी कुछ मालूम नहीं था। मैं दोबारा से अपनी ड्यूटी करने आ गया था। आज मैं अपने साथ एक किताब भी लेकर आया था ताकि वक्त गुजारी के लिए इसका मुताल कर लूं। मैं हवेली के उस हिस्से में बैठा हुआ था जहाँ पर पुराने पेड़ पौधे उगे हुए थे, लेकिन पानी ना देने की वजह से यह बिल्कुल सूख चुके थे। मैं अभी बैठा किताब पढ़ ही रहा था कि अचानक एक दरख्त के पास से कोई तेजी से गुजर गया, जिसकी शाखें अभी भी हिल रही थीं। मैं एकदम से ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं उस वजूद को हवेली के अंदर जाते हुए देख चुका था। मुझ पर अजीब कपकपी तारी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे वही लड़की जिसके रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं, वह हवेली के अंदर गई है। तभी किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई तो मैं तेज़ी से अंदर चला आया। यह देखकर मेरी आंखें भट्टी की भट्टी रह गईं कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। यकीनन इस कमरे में कोई गया है, लेकिन कल तक तो यह सारे कमरे बंद थे और उनके दरवाज़ों पर ताला भी लगा हुआ था। लेकिन आज किसने ताला खोला है? यही देखने के लिए मैं तेजी से उस कमरे में आया। सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे यह सामान ज्यादा पुराना नहीं, बल्कि अलमारी के कपड़े और बिस्तर पर पड़ी हुई दीगर चीजें किसी ने कमरे की पूरी तलाशी ली थी। जब किसी के भागने की आवाज मैंने सीढ़ियों पर सुनी तो मैं तेजी से उसका पीछा करने लगा, लेकिन वह वजूद तो बिजली की तेजी से भागने में कामयाब हो गया था। आखिरी बार मैं उसे लॉन की छोटी दीवार से कूदते हुए देख चुका था। अब मैं अपना सर थामकर रह गया। इसका मतलब था कि कोई चोरी करने की के इरादे से इस हवेली के अंदर आया था। लेकिन क्या इस हवेली की चाबियां इसी के पास हैं जो यहाँ चोरी करने आया था? यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगली सुबह मैं उस आदमी के पास गया था और मैंने इस वाक़ का जिक्र उसके सामने किया। उसी ने तो मुझे यहाँ पर काम पर रखा था। मुझे शाबाश देते हुए कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस चोर को भागने पर मजबूर कर दिया। तुम नहीं जानते कि इस हवेली के अंदर जो जेवरात वगैरह रखे हैं वो करोड़ों के हैं। इसलिए हमें मिलकर भी इन्हीं जेवरात की हिफाजत करनी होगी। ये हवेली बहुत बड़ी है और पता भी नहीं कि वह कहाँ रखे हैं। ऐसे में इस हवेली के अंदर आने वाला चोर जो कोई भी था, जरूर उसे जेवरात के बारे में मालूम होगा। तभी वह चोरी करने के इरादे से आधी रात को यहाँ आया था। उस आदमी ने मुझे होशियार रहने को कहा और वापस हवेली में जाने को कहा, लेकिन एक कमरा जो अब खुल चुका था उसे मैंने दोबारा बंद कर दिया। फिर अगली रात मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, जब मैं उस हवेली के अंदर ही मौजूद था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक लड़की को हवेली की छत पर जाते हुए देखा। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। लंबे लंबे बाल पुष्ट पर बिखरे थे। वैसे तो कई दिनों से किसी लड़की की मौजूदगी का एहसास मुझे इस हवेली में हो रहा था, लेकिन आज उसे अपनी आंखों से देखा तो खौफ के मारे में बुत बन गया था। दिल तो चाह रहा था कि उसका पीछा करते हुए ऊपर छत पर चला जाऊं,
लेकिन अचानक ही मुझे गांव के आदमी की बात याद आई, जिसने कहा था कि यह हवेली या सेबज़दा है, कहीं यह भूतनी वगैरह तो नहीं। इसी ख्याल से गोया मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। मैं बाहर आकर बैठ गया कि कोई भी खतरे वाली बात होगी तो यहीं से खाला के घर चला जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ नौकरी करना दुश्वार हो गया था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे कमरे के दरवाजे जोरदार अंदाज में खुलने की आवाज आई, जैसे किसी ने उससे पूरी जान लगाकर खोला हो। हालांकि मैं तो इस कमरे को अच्छी तरह बंद करके आया था, कहीं कोई बड़ी चोरी ना हो जाए। इसी ख्याल से मैं दौड़ा दौड़ा अंदर गया था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था, जबकि उस कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। मेरे पूरे वजूद पर कपकपी तारी थी। न जाने क्यों मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही पलटने लगा तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एक झटके से पीछे की जानिब हुआ, मेरे सामने वजूद को देखा और पत्थर का हो गया, क्योंकि वह एक लड़की थी जिसका चेहरा बहुत ही अजीबोगरीब था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद, जो अंधेरे में भी चमक रही थीं, जबकि उसका सफ़ेद लिबास जो साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, लेकिन उसके पांव अंधेरे में गायब थे। ऐसे लग रहा था जैसे वह हवा में मोलिक होकर मेरे सामने खड़ी हो। वह मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। मैं खौफ से कांपती हुई आवाज़ में उससे कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तो 4 साल से यहाँ रह रही हूँ। तुम यहाँ इस हवेली की देखभाल करते हो, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? मैं हैरान होकर उससे पूछ रहा था। मुझे देखकर तुम समझ तो गए होगे कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक जिन्स आदि हूँ। 4 सालों से मुझे इस हवेली के मालिक ने कैद कर रखा है। सिर्फ अपनी खैर फी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से आज़ादी दिलवा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। लेकिन उसने तुम्हें यहाँ क्यों क़ैद किया है? क्या तुम इंसान नहीं हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वह खूबसूरत जिन्स आदि एक जिन्नात के खानदान से ताल्लुक़ रखती है। तभी उसकी आंखों में आंसू आए और फिर वह सिसकियां लेने लगी। ऐसे ही आवाज़ आ रही थी जैसे हर रात मुझे इस हवेली के कमरे से सुनाई देती थी। वह रोते हुए कहने लगी, वह बड़ा ही जालिम इंसान था। उसने ना जाने कितना खतरनाक चिल्ला करके मुझे अपने सामने हाजिर किया। मैं चाहती तो उससे पल भर अपने खौफ से मार सकती थी, लेकिन मुझे भेजने वाला शहंशाह जिन्नात था, क्योंकि जब भी वह खतरनाक वजीफ़ा कोई इंसान करता है तो हमें लाजमी उसकी ज़िंदगी में आना पड़ता है। शहंशाह जिन्नात ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस आदमी के पास चली जाऊं। हालांकि मैं एक जिन्नात से मोहब्बत करती थी और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उस आदमी की ज़िंदगी में भेज दिया, क्योंकि वह किसी जिनज़ादी से मिलने की ख्वाहिश रखता था। वह मेरे ज़रिए अपने किसी दुश्मन को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसका काम करने से मना कर दिया, क्योंकि हम नेक जिन्नात हैं। हम अपने हाथ से या अपने किसी अमल से किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। इसीलिए मैंने उस आदमी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, तो वह गुस्से में आ गया। उसका कहना था कि वह मेरा हाकिम बन चुका है, अब वह मेरा मालिक है, जो चाहे मुझसे सलूक करे। जबकि मैं उस वजीफे की वजह से उसके सामने अपनी सारी ताकतें खो चुकी थी। फिर उसने बदले की आग में आकर मुझे हमेशा के लिए इस हवेली के अंदर कैद कर दिया। अब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जाती और हर रात मेरी चीखें इस हवेली के दीवार में गूंजती है। आहिस्ता आहिस्ता उस आर्मी के घर वालों को भी इल्म हो गया कि मेरा वजूद यहाँ पर कैद है। तभी तो वह इस हवेली को खाली करके चले गए। जब हवेली खाली हो गई तो वह आर्मी कहने लगा, तुम मेरे दुश्मन को मार दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन यह बात मेरे लिए नामुमकिन थी। लेकिन एक दिन वह यब हो गया जबकि मैं एक ऐसी कैद में आ चुकी थी जहां से आज़ादी का मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी भी हर रात गांव के लोग मेरी आवाज़ें सुनते हैं। वह जानते हैं कि इस हवेली में एक जिन्स आती रहती है, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता, इस खौफ से कि कहीं मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं। लेकिन मैं किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती। अगर मैं ऐसी जालिम जिन्स आदि होती तो ज़रूर उस आदमी के कहने पर किसी इंसान को मार डालती, लेकिन सब मुझसे खौफ खाते हैं। कोई भी हवेली का रुख नहीं करता। हालांकि इस हवेली में अगर कोई चोरी की नीयत से आता है तो मैं यहाँ पर रखे हुए माल की भी हिफाजत करती हूँ। लेकिन तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकती? अब मैंने अपने दिल में आई बात पूछ ली थी,
क्योंकि इस हवेली से बाहर कदम रखते ही शायद मैं मर जाऊं। उसने इस हवेली के चारों तरफ मेरे भागने के रास्ते मजदूर कर दिए हैं। अगर मैंने इस हवेली से बाहर कदम भी रखा तो मेरा वजूद उन गांव वालों के सामने जाहिर हो जाएगा और फिर वह मुझे पत्थर मार मार कर संसार कर देंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं एक ऐसी जिंज दी हूँ जो इन गांव वालों को डराने धमकाने आई हूँ। वह ये समझते हैं कि मेरे खौफ से इस हवेली में रहने वाला खानदान इस हवेली को छोड़कर चला गया, जबकि हकीकत सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे उस मासूम जिन सादी पर बहुत अरस रहा था। वह रोती हुई आंखों से मुझे अपनी अजीबो गरीब कहानी सुना रही थी। मैं हैरान भी था कि उसने मुझे अपना हमदर्द कैसे समझा। जब यह बात मैंने उस जिन सादी से पूछी तो वह कहने लगी, दरअसल तुमसे पहले जो भी इस हवेली का रखवाला आता था वह मेरे वजूद से खौफ खाकर मुझे गांव में बदनाम कर देता, लेकिन तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने मेरी आवाज़ें सुनी, लेकिन फिर भी किसी के सामने मेरा जिक्र नहीं किया। मैं समझ गई कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई और ना ही मुझे बुरा समझते हो।